सतह पर दक्षिण कोरिया उन सबसे उल्लेखनीय देशों में से एक है जिन्हें किसी ने देखा है। अधिकांश अफ्रीकी देशों से भी गरीब होने से लेकर 50 वर्षों से भी कम समय में दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक बन गया, जबकि इसका उत्तरी पड़ोसी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ रहा है। इस कहानी में जो अक्सर मीडिया में बताई जाती है, दक्षिण कोरिया कोई गलती नहीं कर सकता, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। चमचमाते गगनचुंबी इमारतों और विश्व प्रसिद्ध ब्रांडों के नीचे दक्षिण कोरिया के तेजी से उभरने का एक काला पक्ष है जो देश को एक विकट वास्तविकता की ओर धकेल रहा है। साल 2020 में दक्षिण कोरिया ने एक अजीब नए घटना से 500 मौतें देखीं। यह इतना अजीब था कि इसके लिए एक नया शब्द विकसित हुआ, क्वारोसा या अत्यधिक काम से मौत। इस विषाक्त संस्कृति के केंद्र में कुछ शक्तिशाली कंपनियां हैं जो देश की अर्थव्यवस्था और उसके राजनेताओं को चलाती हैं। वास्तव में इन कंपनियों में से केवल एक, सैमसंग, कोरिया की पूरी अर्थव्यवस्था का लगभग 20% हिस्सा है। एक ऐसी भूमि में जहां कुछ लोगों का नियंत्रण है और बहुसंख्यक का नहीं, लोग अलग हो रहे हैं। एक देश के लिए स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए हर महिला को 2.1 बच्चे होने चाहिए। दक्षिण कोरिया में यह आंकड़ा केवल 0.7 है, प्रतिस्थापन दर से 3 गुना कम, और 2020 में देश के इतिहास में पहली बार अधिक लोग मरे जितने पैदा हुए। दक्षिण कोरियाई सरकार समाधान निकालने में नई नहीं है। टीवी पर इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने से लेकर यह सुझाव देने तक कि लड़कियों को पुरुषों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए 1 साल पहले स्कूल शुरू करना चाहिए। बस इनमें से कोई भी जड़ कारण को संबोधित करने के लिए कुछ नहीं करता है। पूंजीवाद के सबसे कठोर पहलुओं को पारंपरिक एशियाई पदानुक्रमों के साथ मिलाकर दक्षिण कोरिया ने एक ऐसा समाज बनाया है जो निरंतर प्रतिस्पर्धा और भौतिकवाद से परिभाषित है, जिससे कई लोग यह सवाल कर रहे हैं कि क्या यह तेजी से उभरना लागत के लायक था या यह बस अपरिहार्य था। ये समझने के लिए कि आधुनिक दक्षिण कोरिया इतना टूटा हुआ कैसे हो गया, हमें पहले इतिहास में पीछे जाना होगा। तनाव की संस्कृति और खतरे के तहत जीना नया नहीं है, और 20वीं सदी की शुरुआत में कोरिया पर जापान ने आक्रमण किया और 35 वर्षों तक क्रूर औपनिवेशिक शासन के तहत कब्जा किया। लेकिन 1945 में स्वतंत्र होने के बाद केवल 5 छोटे वर्षों में एक और संघर्ष उभरा जिसने प्रायद्वीप को 2 भागों में विभाजित कर दिया। कब्जा, द्वितीय विश्व युद्ध और फिर कोरियाई युद्ध ने गहरे घाव छोड़ दिए थे। दक्षिण कोरिया बेहद गरीब और आगे के हमलों के लिए असुरक्षित था। संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन के बावजूद यह स्पष्ट हो गया कि इस गंभीर स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता तीव्र आर्थिक विकास था। सरकार ने सोचा कि एक शिक्षित, प्रतिभाशाली कार्यबल देश का पुनर्निर्माण कर सकेगा और इसके निर्यात को विश्व में शक्ति प्रदान कर सकेगा। पार्क चुंग-ही के नेतृत्व में शिक्षा दक्षिण कोरिया की पुनर्विकास योजना का आधार बन गई। शिक्षा पर इस गहन ध्यान ने उपलब्धि के लिए एक गहरी सांस्कृतिक प्रेरणा को छुआ जो बुजुर्गों के प्रति सम्मान, सख्त पदानुक्रम और काम के प्रति अटल समर्पण के कन्फ्यूशियस आदर्शों में निहित थी। जबकि यह दर्शन पूरे पूर्वी एशिया में आम है, दक्षिण कोरिया ने इसे व्यक्तिगत मूल्य के अंतिम माप के रूप में शैक्षणिक सफलता पर एक अनोखे तीव्र ध्यान के साथ अपनाया। अक्सर कहा जाता है कि अच्छे इरादों से नरक का रास्ता तैयार होता है, और जो शिक्षा और कड़ी मेहनत के माध्यम से राष्ट्र को पुनर्निर्माण करने की योजना के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही एक जुनून में बदल गया जिससे देश के आधुनिक संकट के बीज बोए गए। अधिक से अधिक लोग विश्वविद्यालयों में जाने लगे, लेकिन जल्द ही शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में चिंताजनक दबाव प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों और यहां तक कि किंडरगार्टन में भी फैल गया। साल 2020 में लगभग 1/4 कोरियाई छात्रों ने अवसाद के लक्षण व्यक्त किए, और पिछले 6 वर्षों में ही 6 से 11 वर्ष के बच्चों का अवसाद के लिए इलाज 2 गुना हो गया है। जैसे ही शिक्षा दक्षिण कोरिया में सामाजिक गतिशीलता के लिए अंतिम साधन बन गई, परिवार अपने बच्चों के लिए बढ़त सुनिश्चित करने के लिए असाधारण प्रयास करने लगे। इस जुनून ने हगवॉन का उदय किया, निजी अकादमियां जहां माता पिता अपने बच्चों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विशाल संसाधन लगाते हैं। आज ये अकादमियां $20 अरब का उद्योग बन चुकी हैं, जो मुख्य रूप से उन लोगों को सेवाएं प्रदान करती हैं जो ऊंची फीस वहन कर सकते हैं। सारा यह दबाव CSAT परीक्षाओं तक पहुंचता है, जो 8 घंटे लंबी कठिन परीक्षाएं होती हैं जो एक छात्र के विश्वविद्यालय स्थान और पूरे भविष्य को निर्धारित कर सकती हैं। जबकि दक्षिण कोरिया ने खुद को एक मेरिटोक्रेसी के रूप में गर्वित किया है, इन परीक्षाओं की अत्यधिक महत्वता ने एक प्रणाली बना दी है जो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। कई सवाल सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से बहुत आगे तक जाते हैं। उन छात्रों को प्राथमिकता देते हैं जिन्होंने इन प्रतिष्ठित हॉगवॉन्स में पढ़ाई की है, और कम आय वाले बच्चों के लिए ये उन्हें असफलता के लिए तैयार कर देता है इससे पहले कि वे शुरू भी करें।
यह सारा दबाव क्यों? एक कोरियाई 18 वर्षीय के लिए अंतिम लक्ष्य दक्षिण कोरिया के प्रतिष्ठित एसकेवाई विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करना है। सियोल नेशनल, कोरिया या योनसेई, जिन्हें सफल करियर और उज्जवल भविष्य की कुंजी माना जाता है। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश आमतौर पर केवल शीर्ष 1% प्रदर्शन करने वाले छात्रों को ही दिया जाता है, लेकिन 2010 में उच्च सरकारी पदों पर आसीन अधिकारियों में से 46% और प्रमुख वित्तीय उद्योगों में 50% सीईओ इन विश्वविद्यालयों के स्नातक थे। कई मायनों में ये संस्थान कोरियाई समाज के लिए सब कुछ है, जो अवसरों के अंतिम द्वारपाल के रूप में कार्य करते हैं। इन प्रतिष्ठित संस्थानों के बाहर भी लगभग 70% कोरियाई विश्वविद्यालय जाते हैं। यह दुनिया में सबसे अधिक दर है, जिसे आप अच्छी बात मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसने एक दिलचस्प घटना पैदा की है। इतने अधिक शिक्षित लोगों के बावजूद कोरिया में युवाओं की निष्क्रियता की दर भी दुनिया में सबसे अधिक है। मूल रूप से कोरियाई या तो विश्वविद्यालय जा रहे हैं या वे चुपचाप जीवन से हार मान रहे हैं, या कई मामलों में दोनों। काफी अधिक, आधा मिलियन से अधिक युवा लोग बस नौकरी खोजने के लिए तैयार नहीं हैं, और इनमें से 45% लोग जो निष्क्रिय हैं, उनके पास विश्वविद्यालय की डिग्री है। जीवन से चुपचाप बाहर निकलने वाले लोगों की इस घटना को कोरिया की तीपो पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। यह 3 बलिदान पीढ़ी में अनुवादित होता है, वह पीढ़ी जिसे आधुनिक अर्थव्यवस्था में जीवित रहने के लिए संबंध, बच्चे और विवाह त्यागना पड़ता है। आप सोचेंगे कि किंडरगार्टन से लेकर एक शीर्ष विश्वविद्यालय तक एक कठोर कार्यक्रम सहने के बाद आपका भविष्य अंततः खुल जाएगा। एक समय ऐसा ही था। कोरियाई युद्ध के बाद के दशकों में कड़ी मेहनत और परिश्रम के आदर्शों ने घर का मालिक बनने, परिवार का समर्थन करने और सामूहिक रूप से राष्ट्र के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रदान किया। त्याग का अर्थ केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था, बल्कि एक साझा लक्ष्य में योगदान देना भी था, एक युद्धग्रस्त देश को आर्थिक सफलता की कहानी में बदलना। हालांकि आज वह सामूहिक उद्देश्य की भावना फीकी पड़ गई है। 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 90% दक्षिण कोरियाई महिलाएं और 82% युवा पुरुष मानते हैं कि गरीबी में जन्मे लोग कभी भी धन में जन्मे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। शिक्षा अब वह साधन नहीं है जो पहले हुआ करता था, फिर भी लोग इसे बहुत महत्व देते हैं। विकसित देशों में विश्वविद्यालय जाने से आमतौर पर आपको अधिक वेतन मिलता है, आमतौर पर 40% अधिक, जबकि अमेरिका में यह और भी अधिक हो सकता है। लेकिन दक्षिण कोरिया में यह आंकड़ा केवल 20% है। वास्तव में अब कई छात्रों को लगता है कि उनकी डिग्री वास्तव में एक शुद्ध नुकसान रही है, क्योंकि वे कभी भी ट्यूशन की लागत वापस नहीं कमा पाएंगे। दुर्भाग्यवश अब इतने सारे लोग विश्वविद्यालय जा चुके हैं कि यह अब वास्तव में इतना अनोखा नहीं रह गया है, और अलग दिखने के लिए अधिक से अधिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे एक शिक्षा बुलबुला बन गया है। एक समाज में जो कड़ी मेहनत के प्रति जुनूनी है। मेहनत का मतलब था अंततः एक घर सुरक्षित करना और परिवार का पालन पोषण करना, लेकिन अब यह मुश्किल से किराया कवर करता है, वह भी अगर आप भाग्यशाली हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में यह प्रभाव अत्यधिक है। दक्षिण कोरिया की आधी से अधिक आबादी राजधानी में रहती है, और यह कुख्यात एसकेवाई विश्वविद्यालयों का घर भी है, जो समाज की छोटी हैं। चूंकि हर कोई जो अच्छा करना चाहता है इन विश्वविद्यालयों में से एक में जाने की कोशिश करता है, और अधिकांश लोग जो उन स्नातकों को रोजगार देते हैं वे भी उसी शहर में स्थापित होते हैं। लोगों का धीरे धीरे जमावड़ा और कुछ वास्तव में प्रतिबंधात्मक नियम जो बड़े पैमाने पर संपत्ति विकास को रोकते हैं ने आवास बाजार को एक बोली युद्ध बना दिया है, जिसे आमतौर पर समाज के अभिजात वर्ग द्वारा जीता जाता है। न कुछ महंगे शहरी केंद्रों जैसे सियोल में आर्थिक अवसरों के संकेंद्रण का एक अनपेक्षित परिणाम ये है कि कोरिया के सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब कोई बच्चे नहीं पैदा कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को अक्सर परिवार के श्रम में योगदानकर्ता के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके विपरीत शहरों में बच्चों की परवरिश की लागत आसमान छू जाती है, जबकि काम और जीवन के बीच संतुलन लगभग अस्तित्वहीन हो गया है। तुरंत, लेकिन यह केवल एक कारण है पूरी सूची में से कि क्यों कई दक्षिण कोरियाई लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। कठोर कार्य संस्कृति के अलावा प्रारंभिक विवाहित घर में रहने वाली मां का पारंपरिक पितृसत्तात्मक मॉडल दक्षिण कोरियाई इतिहास और कन्फ्यूशियस लिंग मानदंडों में गहराई से जड़ें जमा चुका है। लेकिन इस पुराने सामाजिक संबंधों की दृष्टि को पकड़ने के बजाय, जो अब कोरिया की आधुनिक अर्थव्यवस्था में पूरा करना लगभग असंभव है, एक नए को बढ़ावा देना मददगार हो सकता है। दक्षिण कोरियाई समाज में विवाह के बाहर बच्चे का जन्म अभी भी बहुत नकारात्मक रूप से देखा जाता है, फिर भी विवाह के लिए मानक बहुत ऊंचे हैं।
यह इसलिए है क्योंकि इसे अक्सर धन से जोड़ा जाता है, विशेष रूप से घर खरीदने के लिए। यह एक दुविधा पैदा करता है जिसमें लोग शादी की कल्पना तभी करते हैं जब वे घर खरीद सकते हैं, लेकिन अविवाहित लोगों के लिए घर खरीदना विवाहित लोगों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। अब कई कोरियाई लोग शादी में रुचि नहीं रखते, लेकिन फिर भी बच्चे चाहते हैं। फिर भी विवाह के बाहर बच्चे होने की निंदा का सामना करना उन्हें हतोत्साहित करता है। 2022 में दक्षिण कोरिया में केवल 2% जन्म विवाह के बाहर हुए। ओईसीडी औसत लगभग 40% है और कुछ देशों जैसे फ्रांस में यह दर 60% तक बढ़ जाती है। गैर विवाहित परिवारों को कानूनी मान्यता देना इस क्षेत्र के आसपास की सामाजिक कलंक को कम करने में भी मदद करेगा। जैसा कि दक्षिण कोरियाई सरकार के पास संकट को हल करने के लिए कई उपायों में से एक है, लेकिन जिसे करने में वे अनिच्छुक लगते हैं। इस समस्या को बढ़ाने और लोगों को जीवन के प्रति कम आशावादी बनाने वाली चीज दक्षिण कोरिया का नौकरी बाजार है, विशेष रूप से कुछ ही कंपनियों द्वारा उनके पूरे अर्थव्यवस्था पर पूर्ण प्रभुत्व। दक्षिण कोरिया के तीव्र औद्योगिकीकरण के दौरान कुछ विशेष कंपनियों ने कोरिया की निर्यात सफलता पर प्रभुत्व स्थापित किया और इसके साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था पर भी। ये हैं निश्चित रूप से कोरिया के कुख्यात चेबोल, सैमसंग, हुंडई और एलजी जैसी कंपनियां जो प्रबंधन पदों में संस्थापक परिवार के सदस्यों को नियुक्त करती हैं। शीर्ष 5 कंपनियां मिलकर पूरे कोरियाई स्टॉक मार्केट के मूल्य का लगभग 2/3 हिस्सा बनाती हैं। लेकिन इतनी प्रभुत्व के बावजूद इन कंपनियों में रोजगार बाजार में केवल लगभग 12% नौकरियों के लिए होता है। इन कंपनियों द्वारा नियंत्रित धनराशि का मतलब है कि चेबोल्स में रोजगार स्थिरता का पर्याय बन गया है। प्रतिष्ठा और वित्तीय सुरक्षा। ये पारिवारिक स्वामित्व वाले कॉरपोरेट दिग्गज वेतन और लाभ प्रदान करते हैं जो अधिकांश विकल्पों से बेहतर होते हैं, जिससे नौकरी चाहने वालों पर उनका लगभग चुंबकीय आकर्षण होता है। वास्तव में अकेले सैमसंग का अनुमान है कि यह दक्षिण कोरिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% हिस्सा है और इसके पास कोरियाई जीवन के लगभग सभी पहलुओं में सहायक कंपनियां हैं। इस प्रकार का कॉरपोरेट प्रभुत्व सामान्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% हिस्सा है। लेकिन छोटे व्यवसायों के लिए बिल्कुल भयानक होने के अलावा इस प्रमुख संरचना ने कठोर पदानुक्रम और विषाक्त कॉरपोरेट संस्कृति की एक और लहर को जन्म दिया है। कोरिया का भयानक कार्य वातावरण दुनिया में सबसे खराब के रूप में प्रसिद्ध है और पिछले 12 वर्षों से ओईसीडी में महिलाओं के लिए काम करने की सबसे खराब जगह रही है। दुर्भाग्यवश ये सख्त पदानुक्रम केवल तनावपूर्ण वातावरण ही नहीं बनाते, बल्कि अक्सर दूरगामी परिणाम होते हैं, न केवल जूनियर कर्मचारियों या नए लोगों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। यह मैल्कम ग्लैडवेल की पुस्तक आउटलायर्स में प्रसिद्ध हुआ, जो 1997 के कोरियाई एयर क्रैश के मामले का अनुसरण करती है। इस मामले में पदानुक्रमिक संरचना ने एक जूनियर पायलट को अपने वरिष्ठ को एक महत्वपूर्ण त्रुटि की रिपोर्ट करने से रोका, जिससे 200 से अधिक यात्रियों और चालक दल की मृत्यु हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे जैसे कोरिया की अर्थव्यवस्था विकसित हुई, यह पदानुक्रम समाज में फैल गया, जहां ये चेबोल्स कोरियाई समाज के शीर्ष पर रखे गए और किसी वास्तविक जवाबदेही से वंचित थे, विशेष रूप से जब यह सरकार के साथ उनके संबंधों की बात आई। ऐतिहासिक रूप से चेबोल्स को युद्धोत्तर आर्थिक सफलता के स्तंभ के रूप में देखा गया है और दशकों तक दक्षिण कोरियाई नेताओं ने उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय समृद्धि के साथ जोड़ा है, जिससे एक ऐसा संबंध बना जिसमें इन कंपनियों की कोई भी आलोचना करना देशद्रोही होने के समान था। राजनीतिज्ञ अक्सर चुनावी वित्त पोषण के लिए उन पर निर्भर करते हैं और उनकी सफलताओं को राष्ट्रीय विजय के रूप में प्रचारित करते हैं, जबकि चेबोल अनुकूल कानून और सार्वजनिक नीतियों के लिए लॉबी करते हैं। हालांकि ये घनिष्ठ संबंध बढ़ती हुई समस्या बन गया है देश में, न केवल घोटालों की लहरों में, जैसे कि सेवोल फेरी आपदा, जहां अवैध संशोधनों और ढीली सुरक्षा निगरानी के कारण 300 से अधिक जानें गईं, से लेकर सैमसंग के रिश्वतखोरी घोटाले तक, जिसमें राजनीतिक लाभ के लिए लाखों का आदान प्रदान हुआ और एक राष्ट्रपति के महाभियोग का कारण बना, बल्कि वास्तव में धीरे धीरे कोरिया की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए। इसके श्रम और उत्पाद बाजारों में संरचनात्मक कठोरताओं ने उत्पादकता और नवाचार को बाधित किया है। अत्यधिक नियम, स्टार्टअप्स के लिए प्रवेश बाधाएं और समूहों का प्रभुत्व बड़ी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बचाता है, जबकि उद्यमशीलता को दबाता है। उसी समय सीनियरिटी आधारित वेतन और नियमित कर्मचारियों के लिए मजबूत सुरक्षा जैसे कठोर श्रम कानून कंपनियों के लिए तकनीकी बदलावों और नए अवसरों के अनुकूल होना कठिन बना देते हैं।
अंततः दक्षिण कोरिया की कम उत्पादकता और असमानता के साथ संघर्ष का कारण सांस्कृतिक मानदंडों की पदानुक्रमित संरचना, प्रणालीगत भ्रष्टाचार और संरचनात्मक अक्षमताएं हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए न केवल सरकार और चेबोल्स के बीच जमी हुई संबंधों को तोड़ना आवश्यक है, बल्कि एक अधिक लचीला, प्रतिस्पर्धी और नवाचारी आर्थिक वातावरण को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। इस सब का परिणाम केवल एक धीमी अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि कुछ और गंभीर है। एक समाज जो पहले से अधिक आत्मघाती, उदास और जीवन से हार मानने के लिए तैयार है, और ऐसा समाज जिसमें आश्चर्यजनक रूप से लोग बच्चे नहीं चाहते। कोरिया में अपनी जनसांख्यिकीय समय बम के प्रति प्रतिक्रिया कुछ हद तक आश्चर्यजनक रही है। कुछ का तर्क है कि मुख्य समस्या कठोर पदानुक्रम या कॉरपोरेट प्रेरित महंगी जीवन शैली नहीं, बल्कि वास्तव में नारीवाद हो सकता है। जबकि 4B जैसे आंदोलन, जो पुरुषों के साथ कोई संबंध नहीं रखने को बढ़ावा देते हैं, निश्चित रूप से अधिक बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया का जनसांख्यिकीय संकट नारीवाद के व्यापक दृष्टिकोण और 2017 के मीटू आंदोलन के उदय से बहुत पहले का है। वास्तव में यह 40 से अधिक वर्ष पहले 1983 में था, जब दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर पहली बार 2.1 से नीचे गिरी। 1988 में 1.5 पर आ गई और आज चिंताजनक रूप से 0.72 तक पहुंच गई। दिसंबर 2024 में दक्षिण कोरिया ने सुर्खियां बटोरी जब उनके राष्ट्रपति ने देश पर सैन्य कानून लागू करने की कोशिश की। ये एक बार फिर उस देश पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे अक्सर उसके अधिक विवादास्पद उत्तरी पड़ोसी द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन कई मायनों में यह एक ऐसा देश है जिसके सामने और भी गहरे चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां केवल तीव्र औद्योगिकीकरण के उपउत्पाद नहीं है, वे दक्षिण कोरिया की सफलता के ताने बाने में बुने हुए हैं। वही ढांचे जो कभी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देते थे, अब कई लोगों को निराश, थका हुआ और उज्जवल भविष्य की कल्पना करने में असमर्थ छोड़ देते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या दक्षिण कोरिया बदल सकता है, बल्कि यह है कि क्या वह उन ढांचों और आदर्शों का सामना करने के लिए तैयार है जिन्होंने इसे यहाँ तक पहुंचाया।